वैसे तुम्हारे पति को गुजरे कितना वक्त हो गया? जी बस पिछले महीने ही चले गए हमें छोड़कर। पहले तेज बुखार चढ़ा, फिर अचानक ही सांस उखड़ने लगी और फिर तब उसके सामने खड़ी सुलोचना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, सुनो, रोज सुबह 6 बजे से पहले घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। उसके बाद बाहर बगीचे की देखभाल करनी होगी। और हाँ, घर में बच्चा है तो दिन भर कुछ न कुछ फैलाता ही रहता है, पर वो जितनी बार भी गंदगी करे तुम्हें तुरंत आकर सफाई करनी है, ठीक है ना? जी अच्छा। और मेरी पगार? महीने के 3,000 दूंगी। बस 3,000? मालकिन ये तो। हाँ तो जाने दो, मुझे काम करने वालों की कमी थोड़ी पड़ी है। अभी तुमसे पहले 3 बात करके गई हैं, उनमें से किसी को भी बुला लूंगी। अब नहीं रुकिए, ठीक है मैं 3,000 में ही कर लूंगी। अच्छा वो रहने का कुछ? हाँ, ये आंगन के कोने में जो छप्पर पड़ा है वहां अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। पर मालकिन खुले में बस ठंड के दिनों तक अलग एक कमरा मिल जाता तो। नहीं, पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर देते, दिक्कत क्या है? देखो भाई, काम करना है तो बताओ, वरना मैं किसी और को। नहीं मालकिन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मुझे सब मंजूर है। अब मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, इनके लिए अगर कुछ। ओफो, रुको मैं देखती हूँ, रसोई में कुछ पड़ा होगा तो। ये कहकर सुलोचना वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी रसोई से कुछ सूखी रोटियां और एक फिर संतोषी और उसके बच्चों को थमा दी। और फिर, माँ खाली रोटी क्यों खिला रही हो? सब्जी भी खिलाओ ना, ये सूखी रोटी खाई नहीं जा रही। अब बेटा वो सब्जी खराब हो गई है, उसे मत खाओ, आज इन रोटियों से काम चला लो। मैं कल मालकिन से कुछ पैसे लेकर तुम दोनों के लिए ताजी रोटी सब्जी बनाऊंगी। संतोषी का दिल ही जानता था कि अपने बच्चों को दिलासा देते हुए उसे कितना डर लग रहा था। गनीमत रही कि अगले दिन सुलोचना उसे कुछ पैसे एडवांस देने के लिए तैयार हो गई। और फिर, देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, 3,000 में से पूरे 1,000 रुपए एडवांस दे रही हूँ, लेकिन याद रहे काम में लापरवाही मंजूर नहीं है मुझे। नहीं मालकिन, काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब अच्छा मैं वो ये पूछना चाह रही थी कि अपनी रसोई कहाँ बनाऊं मैं? ओहो, तुम्हें ऐसे कौन से 56 भोग बनाने हैं जो रसोई की जरूरत पड़ गई? एक मिट्टी का चूल्हा ही तो बनाना है, वहीं आंगन के कोने में बना लो। और हाँ, जो पकाना खाना हो वहीं उसी कोने में करना, पूरे आंगन पर कब्जा जमाने की जरूरत नहीं है। सुलोचना पैसों से जितनी अमीर थी, उसके अंदर इंसानियत की उतनी ही कमी थी। दूसरी तरफ संतोषी भी मजबूर थी, क्योंकि पति की मौत के बाद वो और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल बेसहारा थे। दूसरी तरफ सुलोचना थी, जिसके पति दामोदर का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे उनका इकलौता बेटा सोमेश बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि ये डील हाथ से चली ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे पापा, पूरे 50 लाख की डील थी, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इस एक डील को पाने के लिए। अरे मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक। अब अपने लाखों में एक बेटे से कहिए ना मम्मी जी, इस वीकेंड पर हम सबको कहीं घुमा कर ले आए। अब बंटी कब से स्नोफॉल देखने की जिद कर रहा है। हाँ बेटा, बहू और बंटी का इतना मन है तो घुमा लाओ दोनों को। क्यों जी, सिर्फ इन दोनों को क्यों? हम भी जाएंगे साथ। क्यों बहू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मम्मी जी, दिक्कत क्यों होगी? ठीक है, फिर किसी बढ़िया हिल स्टेशन का प्लान बनाते हैं। आप सब पैकिंग शुरू करो, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर छोटा बंटी खुशी से उछलने लगा और पास ही झाड़ू लगा रही संतोषी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर, अरे संतोषी, क्या खड़ी खड़ी दांत फाड़ रही है? इसी बात के पैसे लेती है क्या? चल जाकर बर्तन धो दे। मालकिन वो मैं थोड़ी देर में कर दूं क्या? मुझे अभी बच्चों के लिए खाना बनाना है। ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करना तू। पहले यहाँ के काम निपटा, उसके बाद बनाना अपना खाना वाना। सुलोचना सारा दिन संतोषी से काम ले रही थी, जिसकी वजह से संतोषी को अपने और अपने बच्चों के लिए खाना पकाने का समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन वो माँ थी, हालांकि खुले आंगन में सरसराती हवा के बीच ऐसा करना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। माँ रहने दो ना, अभी बहुत ठंड है। नहीं बेटा, फिर समय नहीं मिलेगा और तुम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि सुलोचना को संतोषी की इस हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन संतोषी पर तरस आ जाए ऐसी सुलोचना की फितरत नहीं थी। और फिर, हेलो, हाँ सोमेश, जरा जोर से बोल बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप और पापा दूसरी गाड़ी से पहुंचिए, मैं और सुर भी निकल रहे हैं, बंटी को भी लेते आइएगा। हैं? क्या कहा? हम दूसरी गाड़ी से आए? ठीक है बेटा, हम आते हैं, तुम लोग चलो। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते सुलोचना सोमेश की पूरी बात नहीं सुन पाई। सुलोचना और दामोदर को लगा कि बंटी उनके बेटे
बहू सोमेश और सुरभि के साथ है, जबकि सोमेश ने सुलोचना को बंटी को उसके साथ लाने को कह दिया था। नतीजा ये हुआ कि बेचारा बंटी अपने कमरे में अकेला सोता ही रह गया और उसका पूरा परिवार उसे वहीं छोड़कर घूमने निकल गया। और फिर कुछ घंटों के बाद बंटी रोते हुए घर के आंगन में आया। मम्मी पापा कहाँ हो आप? अरे बंटी बाबा, आप यहाँ कैसे? संतोषी के पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई और तरीका जिससे वो सुलोचना या उसके परिवार में किसी से भी कांटेक्ट कर पाती। दूसरी तरफ हिल स्टेशन पहुंचने के बाद सुलोचना के परिवार में तो भूचाल ही आ गया। मॉम, मैंने फोन पर साफ साफ बोला था आपको बंटी को साथ लेके आना, फिर आप उसे घर में अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? बेटा, ये गुस्सा करने का समय नहीं है। तुम जल्दी चौकीदार गगन को फोन करो, वो घर के अंदर जाकर देखेगा। उसे तो मैंने छुट्टी पर भेज दिया था। आने से पहले मुझे लगा हम 1-2 हफ्ते तो रहेंगे ही यहाँ। तो उस गरीब की तनख्वाह काट कर तुम और भी ज्यादा अमीर हो जाओगी। ओ सुलोचना, हद करती हो तुम भी। संतोषी वो तो होगी ना घर पर, या उसे भी? नहीं, वो है घर पर उसके पास फोन नहीं है। सुलोचना के परिवार के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय फौरन वापस लौटने के। लेकिन रास्ते में कई जगह स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद थे, तो आते आते उन्हें 2 दिन लग ही गए। बंटी के बारे में सोच कर सबका बुरा हाल था और फिर घर पहुंचते ही बंटी को सही सलामत और हंसता खेलता देखकर सबकी जान में जान आई। मम्मी दादी आप रो मत, मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं रोया। मुझे यहाँ बहुत मजा आया। लालू भैया और लाली दीदी के साथ मैंने खूब खेला और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे संतोषी आंटी के हाथ का खाना खाकर आया। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। चलो अब आप जल्दी से संतोषी आंटी को थैंक यू बोलो, उन्होंने मेरी बहुत केयर की। पता है मम्मी, इनके पास बस एक ही कंबल था और वो भी इन्होंने मुझे उड़ा दिया। बंटी का हर एक शब्द सुलोचना को अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। संतोषी से नजरें मिलाने की भी अब उसमें हिम्मत नहीं थी। और फिर अगले दिन, मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं, बच्चों के लिए खाना बनाना है। नहीं, रुको, आज से तुम आंगन में खाना नहीं बनाओगी और ना ही वहाँ रहोगी। माफ कर दीजिए मालकिन, अगर कोई गलती हो गई तो 3000 में बस खाने का ही इंतजाम हो पाता है, बाहर कमरा किराए पर नहीं ले पाऊंगी मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम वहाँ उस कमरे में रहोगी जो अंदर से काफी बड़ा है। आराम से रहो और वहीं कमरे के अंदर अपनी रसोई जमाओ। और सुनो, आकर कुछ गर्म कपड़े और कंबल भी लेती जाओ मुझसे, बहुत ठंड है, तुम्हारे और बच्चों के काम आएंगे। एक ही पल में संतोषी की हर मुश्किल आसान हो गई थी और इसी के साथ अब सब मधुबन गांव में रहने वाली सीमा और रीना, दोनों देवरानी जेठानी, हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। कभी घर के कामों को लेकर, कभी बच्चों की देखभाल को लेकर, तो कभी खेतों के हिस्सों को लेकर। मानसून का मौसम चल रहा था, रोजाना कभी न कभी बारिश हो ही रही थी, जिस वजह से सीमा और रीना दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी। और छोटी छोटी बातों पर अब उन दोनों में बारिश के ऊपर भी बहस होनी शुरू हो गई। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रीना आंगन में कपड़े सुखाने लगी, तभी सीमा के साथ उसकी बहस हो गई। रीना, अपने कपड़े कहीं और सुखाओ, इस रस्सी पर मेरे कपड़े डलेंगे। तुम्हें पता है अभी थोड़ी हवा चल रही है तो मेरे कपड़े थोड़े सूख जाएंगे, और वैसे भी तुम्हें आज कपड़े जरूर धोने थे। कपड़े धोने की तो मेरी बारी थी ना। तुम्हें पता था कि बारिश के दिन चल रहे हैं तो कभी भी बारिश हो जाती है। अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ पर रस्सी पर अपने कपड़े डाल दोगी तो मैं अपने कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? भाभी, अब ये थोड़ी है कि मैं आपके कपड़े धोने का इंतजार करती रहती। आप सुबह से तो कपड़े धो नहीं रही थी, अब मैंने धो लिए तो आपको कपड़े रस्सी पर डालने। ये बहुत गलत बात है भाभी, आप हमेशा अपनी चलाती हो। आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी हूँ तो आप मुझ पर दबाव बनाती रहो। मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब थोड़े सूख जाएंगे, तब आप डालना अपने कपड़े, या फिर कल धोना। बारिश का क्या भरोसा, अभी आंगन में बारिश आ गई तो मुझे भी तो अपने कपड़े अंदर डालने पड़ेंगे ना। मैं तो उठाकर फेंक दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, रस्सी पर तो मेरे ही कपड़े डलेंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत कि आप मेरे कपड़े उठाकर फेंकोगी? मैं भी यही आंगन में खड़ी हूँ, एक भी कपड़े को हाथ लगाकर तो दिखा दो। बहुत आपकी दादागिरी चल गई। आप तो बिल्कुल ऐसे बोल रही हो जैसे कहीं की गुंडी हो। क्या कहा? तुझे मैं गुंडी बदमाश दिखाई देती हूँ? मैं बदमाश हूँ तो ये ले, मैंने रस्सी से उतारकर फेंक दी तेरी साड़ी। रीना ने देखा सीमा ने उसकी साड़ी को रस्सी से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। रीना को भी गुस्सा आ गया। वो कमरे में गई और सीमा की धुली हुई साड़ियां लाकर उसने आंगन में फेंक दी। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी ने एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए और बात हाथापाई पर आ गई। तभी उनकी सास लीलावती, जो मंदिर गई हुई थी, वो तुरंत दौड़कर आई और दोनों बहुओं का बीच बचाव किया। अरे पागल हो क्या,
तुम दोनों एक दूसरे को मार ही डालोगी क्या? अब तुम दोनों बाल बच्चों वाली हो गई हो। इस तरह से कौन लड़ता है? मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुम दोनों तो लड़ने पर आ गई। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो गई। रीना के सारे कपड़े गीले हो गए। सीमा मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने रीना की रस्सी से कपड़े उतारने में कोई मदद नहीं की। लीलावती रोजाना की इस लड़ाई से बहुत तंग आ गई थी। अब रोजाना की लड़ाई झगड़े लीलावती को परेशान करने लगे। उसने अपने बेटों रमेश और नरेश को बुलाया और इस बारे में बात की। देखो बेटा, अब सीमा और रीना की लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू होने लगी हैं। इसलिए अब मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे सकती। तुम दोनों भाई अलग हो जाओ और इस घर के 2 हिस्से कर लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम दोनों बेटों को खुद अलग कर रही हूँ। तुम दोनों आपस में बंटवारा कर लो। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लड़ाई तो सीमा और रीना की है। हम दोनों भाई तो कभी नहीं लड़ते ना। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। आप ऐसी बातें मत कहो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब इन दोनों देवरानी जेठानी में बंटवारा होकर रहेगा। मैं इन दोनों की लड़ाई से बहुत तंग आ गई हूँ और उनकी लड़ाई का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए अब इस घर के 2 हिस्से कर लो। लीलावती ने अपने दोनों बेटों की बात को नहीं माना और सीमा और रीना दोनों की तकरार घर के हिस्सों तक पहुंची गई। रीना और सीमा दोनों के घर के हिस्सों का बंटवारा हो गया। आंगन में दीवार खड़ी हो गई। अब सीमा और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहने लगे और रीना और उसका परिवार दूसरे हिस्से में। लगातार बारिशें बढ़ती जा रही। रोजाना सड़कों पर पानी भरने लगा। इस वजह से सबके काम पर भी बहुत बुरा असर हुआ। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो रहा है। कुछ पैसे दे देते तो घर में राशन भर लेते। सीमा, तुम तो जानती हो खेतों में पानी भर गया। फसलें खराब हो गई हैं। इस वजह से इस हफ्ते बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या ही होगा। अभी जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनमें से मैं तुम्हें राशन ला दूंगा। आगे का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, तो फिर मैंने तो सुबह नरेश को देखा था। वो 2 बोरी गेहूं, चावल और दालें कहाँ से लेकर आया है? उसे पैसे कहाँ से मिले? तभी रीना अपनी तरफ से जोर जोर से बोलने लगती है। सुनो जी, राशन मेरे मायके से आया है। उसे संभाल कर सभी अनाज के संदूकों में भर दो। पता नहीं ये बारिश कब तक रहेगी। हमें तो इसी से गुजारा करना है। सुन लिया तुमने सीमा? मैं और नरेश दोनों सगे भाई हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो नरेश के पास भी नहीं है। ये सारा राशन रीना के मायके वालों ने भिजवाया है। सीमा चुप हो जाती है। रीना बारिशों में अपने परिवार के लिए खूब पकवान बनाती। सीमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। रीना ने पकौड़े बनाए और अपने बच्चों के साथ साथ थोड़े से पकौड़े अपनी सास लीलावती को दे दिए। पर उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी जेठानी सीमा के घर पकौड़े नहीं दिए। उसी शाम सीमा के मामा, जो कि शहर में रहते थे, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए तो सीमा और बच्चों के लिए मिठाई और कुछ फल साथ लाए। उनके जाने के बाद सीमा ने रमेश और बच्चों को मिठाई देने के बाद अपनी सास लीलावती को थोड़ी मिठाई और फल दिए। सीमा बहू, तुम्हारे मामा जी जो मिठाई और फल लाए हैं थोड़े रीना के घर भी दे दो। माँ जी, मैं उसके घर कुछ नहीं दूंगी। अलग होने के बाद तो सीमा और रीना दोनों देवरानी जेठानी ने बिल्कुल ही एक दूसरे को कुछ भी लेना देना बंद कर दिया। लीलावती को बहुत बुरा लगता था। एक रात जब रमेश और नरेश अपने अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहे थे और लीलावती आंगन की छत के नीचे सो रही थी, सुबह 5 बजे जब लीलावती की आंख खुली तो वो घबराकर चिल्ला पड़ी। अरे रमेश बेटा, नरेश बेटा, देखो तो हमारा पूरा घर पानी में डूब गया है। जल्दी उठो। परिवार के सब लोग लीलावती की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे पूरे घर में तो पानी भर गया है। लगता है रात को बाढ़ आई है। अरे भैया, बच्चों को और भाभी को लेकर छत पर चलो। मैं भी ऊपर ही आ रहा हूँ। माँ, छत पर जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी छत पर चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो सीमा, छत पर चलते हैं। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। सब लोग जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं गांव के सभी परिवार अपनी अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ था। बारिश की वजह से सब कुछ डूब चुका था। सीमा के घर से उसे जो राशन मिला था वो भी बाढ़ के पानी में सारा खराब हो गया। जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था सीमा वो लेकर छत पर आ गई। इधर रीना के घर में भी कुछ खाने पीने का सामान था, वो भी अपने घर से छत पर ले आई। दोनों ने कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा खाना अपने दोनों परिवारों में बांटा। दोनों अपनी लड़ाई झगड़ा भूलकर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभा रही थी। अगले 2-3 दिन तक पानी भरा रहा, जिस वजह से सभी परिवार छत पर ही रहे। जब धीरे धीरे पानी गांव से उतर गया तो सब लोग अपनी छत से नीचे उतर आए। सीमा और रीना को उस दिन एहसास हुआ कि उन दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। दोनों ने अपने घर को नहीं बल्कि पूरे घर को एक साथ मिलकर साफ किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो कभी भी अलग नहीं होंगी बल्कि एक साथ मिलकर रहेंगी। इस मुश्किल घड़ी में सीमा और रीना ने एक बात सीख ली कि भले ही परिवारों में कितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, पर मुसीबत की घड़ी में जो साथ देते हैं
वही सच्चे रिश्ते होते हैं।